नमस्कार, मैं डॉक्टर प्राची शर्मा, प्रवक्ता हिंदी, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान कानपुर देहात से। आज हम लोग हिंदी भाषा शिक्षक प्रकरण का अध्ययन करेंगे। इस ऑनलाइन प्रशिक्षण में आप सभी जब इस प्रकरण का अध्ययन पूर्ण कर लेंगे तो जिन उद्देश्यों की परिपूर्ति होगी उस पर भी ज़रा दृष्टिपात करते हैं। तो उसके लिए एक श्लोक है, आप सभी ने कभी ना कभी ज़रूर इसको पढ़ा होगा, बल्कि यह श्लोक आप सभी को कंठस्थ भी होगा, लेकिन पुनः इसको नए रूप में परिभाषित करने के लिए मैंने यहाँ इस श्लोक को ही इस प्रशिक्षण के उद्देश्य रूप में प्रस्तुत किया है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे शास्त्रों में ब्रह्मा को उत्पत्तिकर्ता या सृजनकर्ता, भगवान विष्णु को पालन पोषण करता तथा भगवान शिव को संहारकर्ता के रूप में माना जाता है। और इस श्लोक के माध्यम से गुरु की तुलना इन त्रिदेवों से की गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा जो गुरु है या हमारा जो शिक्षक है वह हमारे एक नवीन संरचना करता है, हमारे आचरण को, हमारे व्यक्तित्व को निर्माण करता है, बनाता है। इसलिए वह ब्रह्मा है। वह हमारे भीतर की अनेकानेक अच्छाइयों का पालन करता है, उनको विकसित करता है, उन अच्छाइयों को पोषित करते हुए हमारा एक सुंदर चरित्र निखारता है। इसलिए हमारा शिक्षक हमारे लिए विष्णु के समान है और महेश्वर के समान, शिव के समान वह हमारी जितनी भी बुराइयां हैं, जितने भी विकार हैं, उनका संहार करते हुए हमारा सुंदर स्वरूप निखारता है। इसलिए हमारा गुरु, हमारा शिक्षक शिव के समान है। ऐसे हमारे गुरु के चरणों में, जो कि साक्षात परब्रह्म है, शत शत नमन है। इस श्लोक के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाह रही थी कि यदि शिक्षक के भीतर समस्त गुणों का समावेश होगा, जो कि अनिवार्य हैं, तो शिक्षक इस श्लोक के ही अर्थ की भांति संपूर्ण व्यक्तित्व का बन जाएगा। अतः जब ये प्रशिक्षण कंप्लीट होगा, जब ये प्रशिक्षण पूर्ण होगा, तो हमारे जितने भी प्रशिक्षु हैं उनको यह ज्ञान प्राप्त होगा कि किस प्रकार ऐसा गुरु बनना है। प्राचीन काल से ही हमारे देश में शिक्षक को आदर्श की प्रतिमूर्ति माना जाता रहा है। उसे द्विज कहा गया है, अर्थात मानस पिता। जैसे हमारे पिता ने हमें उत्पन्न किया है, वैसे ही हमारे मानसिक रूप से हमारे मनस का, हमारे हृदय का जो निर्माण करता है वह हमारा शिक्षक है। इसीलिए उसको मानस पिता कहा गया है। लेकिन भौतिकवादी युग में यदि हम देखें तो कुछ शिक्षक की प्रतिष्ठा कम हुई है। लेकिन ऐसा भी है कि अतीत से प्रेरणा लेते हुए वर्तमान में भी बहुत सारे शिक्षक हैं जो कार्य कर रहे हैं। वर्तमान शैक्षिक प्रक्रिया की मुख्यतया 3 अंग हैं: शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम। यहाँ पे जो शिक्षक है वही ऐसा कारक है जो शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, इन दोनों कारकों को प्रभावित करता है। रॉस महोदय कहते हैं कि शिक्षक अपने प्रयासों से छात्र को, जो कि अपनी प्रकृति के नियमों के अनुसार विकसित होता है, उसे उस उच्चता पर पहुंचने में सहायता देता है जहां पर वह जो विद्यार्थी है, जो छात्र है, वह स्वयं अपने आप नहीं पहुंच सकता। अर्थात शिक्षक वह आधार है, वह अवलंब है जिसके द्वारा विद्यार्थी ऊंचाइयों तक पहुंचता है। इसलिए हिंदी भाषा शिक्षण को सरल, रोचक और प्रभावपूर्ण बनाने के लिए यह आवश्यक है कि भाषा शिक्षण कला में हमारा जो शिक्षक है वह दक्ष हो। अतः कुछ गुणों पर चर्चा करनी चाहिए जो कि एक शिक्षक में होने अनिवार्य हैं। सबसे पहले भाषा शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए।
यहाँ मैं एक बात फिर से दोहरा दूँ कि केवल ये भाषा शिक्षक के लिए नहीं है, समस्त शिक्षकों के लिए, समस्त विषयों के शिक्षकों के लिए है। भाषा शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। हिंदी साहित्य के अध्ययन में उसकी विशेष रुचि होनी चाहिए। इसके साथ ही शिक्षक को निरंतर स्वाध्याय करते रहना चाहिए और जो भी ज्ञान साहित्य में निहित है उसको उसे प्राप्त करना चाहिए। क्योंकि यदि शिक्षक ही विषय का पूर्ण ज्ञाता नहीं होगा तो वह विद्यार्थियों की जो पिपाशा है, ज्ञान की पिपाशा है, उसको भला शांत कैसे कर पाएगा। और यदि ऐसा नहीं होगा तो जो बच्चा है, जो विद्यार्थी है, उसका मानसिक विकास नहीं हो पाएगा। इसके साथ ही इस गुण को और अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए और अच्छे से व्याख्यायित करते हुए विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने लिखा है कि कोई भी शिक्षक जिसे अपने विषय का पूर्ण अधिकार नहीं है, जिसे अपने विषय में होने वाली नवीनतम प्रगति का ज्ञान नहीं है और जिसका अपने कर्तव्यों के विषय में स्वतंत्र एवं बंधन मुक्त चिंतन नहीं है, वह नवयुवकों को सत्य के प्रति प्रेम के लिए प्रेरित करने में सफल नहीं हो सकेगा। वही बात है, जब हमारा विषय पर ही पूर्ण अधिकार नहीं होगा तो फिर हम अपने विद्यार्थियों को प्रेरित करने में कैसे सफल होंगे। फिर आता है साहित्य के अध्ययन में रुचि। हिंदी शिक्षक को हिंदी भाषा और साहित्य के अध्ययन में रुचि रखनी चाहिए। भाषा के समृद्ध साहित्य का अध्ययन करते हुए शिक्षक को जो अपना ज्ञान है उसको अद्यतन बनाना चाहिए। नवीन जितने भी शोध हो रहे हैं उन सब का अध्ययन उसे करते रहना चाहिए। ऐसा करके वह छात्रों का ज्ञानवर्धन कर सकेगा और साथ ही हिंदी भाषा एवं साहित्य के प्रति जो हमारे बच्चे हैं उनके मन में भी रुचि उत्पन्न करने में सफल हो पाएगा। साथ ही शिक्षण सिद्धांतों एवं विधियों का ज्ञान होना। हिंदी शिक्षा को रोचक और प्रभावपूर्ण बनाने के लिए शिक्षक को शिक्षण सिद्धांतों एवं नवीन शिक्षण विधियों का ज्ञान होना आवश्यक है। नई जो विधियां आ रही हैं, नई जो तकनीकियां आ रही हैं, उनका ज्ञान शिक्षक को यदि होगा तो उसका शिक्षण और भी ज़्यादा रोचक होगा और प्रभावपूर्ण होगा। ऐसा होने से वह बच्चों की आयु, रुचि और मानसिक स्तर के अनुसार अपने शिक्षण में नए तरीक़ों का इस्तेमाल कर पाएगा, सिद्धांतों का इस्तेमाल कर पाएगा और वह अपना जो कक्षा शिक्षण है उसको प्रभावशाली बना पाएगा। रायबर्न लिखते हैं कि अच्छा शिक्षक विधियों और अपने विषय में अपने ज्ञान की वृद्धि के लिए सदैव सचेष्ट रहता है। वह अपने ज्ञान को नवीन और आधुनिक रखने की चेष्टा करता है। यानी कि केवल विषय का ज्ञान ही अद्यतन ना हो, साथ ही में शिक्षण विधियों का जो नवीन शिक्षण विधियाँ आ रही हैं उनका ज्ञान भी होना चाहिए। मनोविज्ञान का ज्ञान। The more a teacher knows of experimental psychology, the more he knows how to teach। ये मैडम मॉन्टेसरी कहती हैं कि शिक्षण की सफलता के लिए शिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है, होना ही चाहिए। और जितना ही उसको इस साइकोलॉजी का, इस मनोविज्ञान का ज्ञान होगा, उतना ही उस शिक्षक को यह भी ज्ञान होगा कि कैसे पढ़ाना है। तो शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, व्यावहारिक मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का भी सामान्य ज्ञान होना चाहिए। ये ज़रूरी है उसके लिए। शिक्षक का जो व्यक्तित्व है वह विनोद प्रिय होना चाहिए। हिंदी शिक्षक को या किसी भी भाषा शिक्षक को, किसी भी शिक्षक को विनोद प्रिय होना ज़रूरी है, क्योंकि जो शिक्षण है, चाहे वो भाषा हो, व्याकरण है, ये सब अत्यंत ही दुरूह होता है, कठिन होता है। इससे कई बार ऐसा होता है कि कक्षा शिक्षण में नीरसता आ जाती है। लेकिन यदि शिक्षक विनोद प्रिय है, ये जो विनोद प्रिय शब्द है ये बैलेंसिंग में होना चाहिए, बैलेंस बना करके। यदि शिक्षक विनोद प्रिय है तो शिक्षक कक्षा के नीरस वातावरण को भी शिक्षण के अनुकूल बना सकता है, उसको रोचक बना सकता है। रायबर्न के अनुसार हंसी के बिना कक्षा शिक्षण बहुत ही नीरस स्थान होता है। जो कक्ष है वो बहुत ही नीरस स्थान होता है। और यदि सीमित हंसी का इस्तेमाल किया जाए तो सीमित हंसी शिक्षण में सहायक होती है। तो मैंने कहा ना, बैलेंस की बात करी, वही यहाँ पे ये कह रहे हैं। कुशल कक्षा नियंत्रक। सफल शिक्षण के लिए
आप में सारी क्वालिटीज़ हैं, लेकिन अगर आप कक्ष नियंत्रक नहीं हैं कुशल रूप से, तो फिर ये आपके शिक्षण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। सफल शिक्षण के लिए कक्षा को नियंत्रित एवं अनुशासित रखना परम आवश्यक है। इसके अभाव में शिक्षण प्रक्रिया जो है एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। आपके पास बहुत सारा ज्ञान है, आप विषय के ज्ञाता है, सारी टेक्नोलॉजी का आपको ज्ञान है, लेकिन आप कुशल कक्ष नियंत्रक नहीं है, कक्षा का नियंत्रण आपके हाथ में नहीं है, तो फिर क्या शिक्षण प्रक्रिया आगे बढ़ पाएगी? जी नहीं। तो इसलिए कुशल कक्षा नियंत्रक एक शिक्षक को होना चाहिए। न्यायप्रिय, निष्पक्ष और सहानुभूतिपूर्ण शिक्षक का व्यवहार होना चाहिए। रायबर्न के अकॉर्डिंग अ हैबिट ऑफ ट्राइंग टू बी जस्ट विल एड द टीचर इन डिसिप्लिन एंड इन हिज वर्क। न्यायप्रिय होगा, निष्पक्ष होगा, तो ये सारी चीज़ें उसके काम में सहयोगी होंगे। रॉस महोदय भी लिखते हैं, एक व्यक्ति जिसे सहानुभूति का उपहार नहीं मिला है उसे शिक्षक नहीं बनना चाहिए। तो निष्पक्ष होना चाहिए, डिसिप्लिन में रहना चाहिए, न्यायप्रिय होना चाहिए, लेकिन उसके भीतर सहानुभूति भी होनी ज़रूरी है। यदि आपके भीतर सहानुभूति नहीं होगी तो आप बच्चे से जुड़ाव कभी भी बना ही नहीं पाएंगे। तो ये ज़रूरी है, न्यायप्रिय, निष्पक्ष और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार एक शिक्षक का होना चाहिए। कुशल वक्ता, भाषा शिक्षक को एक कुशल वक्ता होना चाहिए। ऐसा जब होगा तो वह बालकों के शुद्ध उच्चारण, गति, यति और लय आदि का मार्गदर्शन कर सकेगा, उनको सिखा सकेगा। जब वह खुद अपने कुशलतापूर्वक जब बोल रहा होगा तो वह बच्चों को सिखा पाएगा। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात क्या है, जो कुशल वक्ता होता है वह अपनी ओजस्वी वाणी से बहुत से दुरूह विषय होते हैं, गंभीर विषय होते हैं, कठिन विषय होते हैं, तो उनको भी कई बार वह सरस और बोधगम्य बना सकता है। तो यदि शिक्षक कुशल वक्ता नहीं है, उसका जो कम्युनिकेशन स्किल है वह बहुत ही ऊंचाइयों तक पहुंचा हुआ नहीं है, बहुत ही सुंदर नहीं है, तो जो शिक्षण प्रक्रिया है वह बाधित होगी। इसलिए एक शिक्षक को कुशल वक्ता होना चाहिए, उसे अपनी इस क्वालिटी को भी विकसित करना चाहिए, इन्हांस करना चाहिए। फिर आता है व्यक्तित्व और वेशभूषा। तो ज़रूरी है व्यक्तित्व प्रभावपूर्ण हो, उसकी वेशभूषा भी प्रभावपूर्ण हो। देखिए, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से व्यक्तित्व के अंतर्गत बाह्य और आंतरिक दोनों पहलू आते हैं। तो बाह्य जो दिखाई पड़ता है और आंतरिक जब हम बोलते हैं तब पता चलता है। तो शिक्षण में शिक्षक की वेशभूषा भी अपना विशेष स्थान रखती है और उसका व्यक्तित्व भी स्थान रखता है। व्यक्तित्व एक जो व्यक्तित्व है जो बाहर से ही दिखाई पड़ जाता है, और दूसरा जो चरण आता है, फिर जब हम बोलना शुरू करते हैं, शिक्षण शुरू करते हैं, हमारा जो व्यवहार होता है उससे हमारा व्यक्तित्व पता चलता है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। हमारा व्यक्तित्व आंतरिक रूप से भी बेहतर हो और हमारा जो बाह्य व्यक्तित्व है, जो हमारी वेशभूषा है, वह भी सुंदर हो। सुंदर से तात्पर्य है प्रभावपूर्ण हो। शिक्षण में शिक्षक की वेशभूषा भी अपना विशेष स्थान रखती है, क्योंकि वेशभूषा भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। वेशभूषा भी हमारी ऐसी होनी चाहिए जिससे बच्चा प्रभावित हो। शिक्षक की एक गरिमा होती है, उसके अनुरूप शिक्षक की वेशभूषा भी होनी चाहिए। फिर आता है व्यावसायिक प्रशिक्षण। देखिए, शिक्षण एक कला है, लेकिन साथ ही साथ शिक्षण एक विज्ञान भी है। तो जब कला है, ये तो जन्मजात हुई, बहुत सारे गुण होते हैं हमारे भीतर, लेकिन उन गुणों में दक्षता प्राप्त करने के लिए, शिक्षण कला में दक्षता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि कुछ व्यावसायिक प्रशिक्षण दिए जाएं। अतः व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित शिक्षक को होना चाहिए। व्यावसायिक प्रशिक्षण द्वारा ही शिक्षण कला में दक्षता आ सकती है। आपके अंदर बहुत सारी काबिलियत है, बहुत सारे गुण हैं, लेकिन जब हम किसी प्रकार की ट्रेनिंग लेते हैं तो हमारे वो सारे गुण जो हैं वो और भी ज़्यादा निखर के आगे आते हैं। तो शिक्षण एक कला है और शिक्षण एक विज्ञान है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन, सामंजस्य तभी बनता है जब बीच बीच में शिक्षक को व्यावसायिक ट्रेनिंग दी जाए। अब बात करते हैं क्या ऐसे प्रयास किए जाएं जिसके द्वारा शिक्षक का गुण जो है
वह निखर के आए। कई प्रशिक्षण सुविधाएं शिक्षक को मिलनी चाहिए। हम सभी जो ट्रेनिंग ले रहे हैं डीएलएड के स्टूडेंट्स, वो ले रहे हैं, बाद में जब शिक्षक बन जाते हैं तो बीच बीच में कई सारे ऐसे प्रशिक्षण होते हैं। तो ऐसी प्रशिक्षण की सुविधाएं यदि शिक्षक को प्राप्त कराई जाती हैं तो शिक्षक का जो व्यक्तित्व है, उसकी दक्षता है, उसमें निखार आता है। शिक्षण कला के लिए, इस पेशे के लिए उपयुक्त व्यक्तियों का ही चयन होना चाहिए। ये चयन सरकार के द्वारा होता है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन यदि किसी बच्चे में, यदि किसी छात्र में ये सारे गुण समाहित हैं, उसको अपने एक शिक्षक पेशे के प्रति प्रेम है, उसके प्रति गौरव है, तो उसको ही इस क्षेत्र में जाना चाहिए, अन्यथा नहीं जाना चाहिए। ये एक सेवा का क्षेत्र है, एक समाज सेवा का, राष्ट्र की सेवा का क्षेत्र है, जिसके माध्यम से हम अपने राष्ट्र को पोषित कर सकते हैं, हम अपने राष्ट्र का नया निर्माण कर सकते हैं। तो उपयुक्त व्यक्तियों का ही चयन होना चाहिए। परिचर्चा एवं पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण, बीच बीच पे कई सारी ऐसी परिचर्चाएं होनी चाहिए, कुछ ट्रेनिंग्स होनी चाहिए। उसके बाद पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण भी होने चाहिए बार बार, कि प्रशिक्षण लिया गया, उसके बाद कितना समझ में आया, कितना उस प्रशिक्षण से फ़ायदा हुआ, तो पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण भी बीच बीच में होने चाहिए। साथ ही जो सर्वप्रमुख है कि सामाजिक प्रतिष्ठा, यकीन मानिए शिक्षक से बड़ा इस संसार में कोई और पेशा है ही नहीं। ये पेशा नहीं, बल्कि ये कहा जा रहा है, पेशा शब्द मैं लेके आ रही हूँ, ये एक सेवा का भाव है। तो यदि हमारे समाज में शिक्षक को प्रतिष्ठा भी प्राप्त हो सामाजिक रूप से, तो शिक्षक के जो भीतर के गुण हैं वो और अधिक इन्हांस होंगे, विकसित होंगे, और शिक्षक जो है अपना 100% अपने क्षेत्र में प्रदान कर पाएगा। तो ये कुछ बातें थी जिनको यदि हम समाहित करें तो यकीनन हम लोग अपने शिक्षण को बेहतर बना सकते हैं। एक शिक्षक के रूप में हम बेहतर शिक्षक बन सकते हैं। साथ ही शिक्षक न केवल कक्षा से जुड़ा होता है, न केवल अपने विद्यार्थियों से जुड़ा होता है, बल्कि शिक्षक ही एक ऐसा पेशा है जो संपूर्ण राष्ट्र से जुड़ा होता है। ये स्कूल ही एक ऐसे कारखाने हैं जिन कारखानों के भीतर ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बनते हैं जो कि हमारे संपूर्ण राष्ट्र के कोने कोने में जाकर के राष्ट्र का उत्थान करते हैं, बल्कि यूँ कहें तो विश्व में भी जाकर के राष्ट्र की धाक जमाते हैं। इन्हीं कारखानों से कवि बनता है, इन्हीं कारखानों से एक अभिनेता बनता है, इन्हीं कारखानों से एक आईएएस बनता है, इन्हीं कारखानों से एक नेता बनता है, इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है, इन्हीं कारखानों से समाज सेवक बनते हैं, इन्हीं कारखानों से शिक्षक बनते हैं। और ये कारखाने किनके द्वारा चलाए जा रहे हैं? वो सब शिक्षक हैं। अतः शिक्षकों के ऊपर बहुत दारोमदार है, एक बहुत बड़ा दायित्व है जिसे पूरी निष्ठा के साथ उन्हें निर्वहन करना चाहिए। और यदि उनके भीतर मैंने ये सारी चीज़ें जिनके बारे में जिक्र किया, जिनके बारे में चर्चा की, ये सारे गुण यदि शिक्षक या हमारे प्रशिक्षु अपने भीतर समाहित कर लेते हैं, उनको लाने का प्रयास करते हैं, या फिर यदि ये कौशल दक्षताएं उनके भीतर हैं तो उन्हें और भी ज़्यादा उभारते हैं, विकसित करते हैं, तो जो हमारा राष्ट्र है वो और उन्नति करेगा। साथ ही उत्तरोत्तर प्रगति के द्वारा हमारा राष्ट्र संपूर्ण विश्व में अपनी एक नई पहचान बनाएगा। इसी के साथ मैं डॉक्टर प्राची शर्मा अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी से पुनः दोबारा मुलाकात होगी एक नए प्रकरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।